we'll discuss about the Government of Indian Act 1909. तो पार्लियामेंट एक्ट रिफॉर्म में क्या था, सबसे कटु इसमें यही था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया किसके लिए, मुस्लिमों के लिए, जिसमें क्या होता था जो मुस्लिम बहुल इलाके होते थे उनमें मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा और उसमें मुस्लिम ही वोट करेगा, हिंदू नहीं करेगा। बट हिंदुओं ने ऐसा कुछ नहीं करा था। बट हिंदू ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी में होगा वही स्पेशलिस्ट होगा, वही काम करेगा गवर्नमेंट में, ठीक है। मेजॉरिटी में वही रूलिंग पार्टी होती है। तो इसमें मुस्लिमों को लगी मिर्ची और ये मुस्लिम जो होगी वो अपने मुस्लिम लीग की स्थापना कर देती है 1906 में, ठीक है। 1906 में जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना करती है ढाका में, तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशरों ने एक चाल चली, इनको कहा कि हमें आपको एक सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं जिसमें आप क्या करोगे, अपनी सरकार बना पाओगे, मेजॉरिटी में आ जाओगे। तो ये इनको ये पता नहीं चला और इन्होंने क्या किया, अपना एक मुस्लिम लीग बनाया, अपने मुस्लिमों के हितों के लिए एक लीग बनाई जिसमें, है ना। उसी के बाद क्या हुआ कि 1907 में सूरत सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस भी स्प्लिट हो गई, दो धड़ों के बीच में बट गई, जिसमें मॉडरेटर आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, राइट। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर जो थे दोनों ही अपनी अपनी विचारधारा के साथ आते हैं, जिसमें कि मॉडरेटर जो थे वो बात करते हैं, ठीक है, हो रहा है शासन आराम आराम से, हमको वो दे रहे हैं पावर, डिसइंटीग्रेट कर डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो मिल जाएगी एक ना एक दिन हमें आज़ादी। पर एक्सट्रीमिस्ट कहते थे भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा फुल ऑन चाहिए, हमें खुद के लोगों का शासन चाहिए, हमें किसी और बाहरी व्यक्ति का शासन नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि दोनों में विचारधारा का कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो बढ़ जाते हैं। फिर इसी के बाद क्या होता है, 1907 के बाद 1909 में ये एक्ट बना देते हैं जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की भावना छुपी थी। इसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही थी, किसकी, कर्जन की। तो हम सबको समझ में आता है कि इस तरह से धीरे धीरे इन्होंने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से हमें बंटवारा शुरू कर दिया। हमारा सिखों का भी आगे जाके वो करेगा 1919 में। आगे जो है 1917 में, 1916 में क्या हुआ इन सबको समझ में आया। एनालिटिकल जो होते हैं, दादाभाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ उन्होंने दी थी, जिसमें जो एनालिटिकल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हमें समझाते हैं कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, वो हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमको लूट रहे हैं, हमको ये वो सब ये एनालाइज करके लोगों इंडियन कांग्रेस को या जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बताते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है जिसमें मॉडरेटर्स, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग तीनों ही मिल जाते हैं। वो सोचते हैं, मुस्लिम लीग को ये समझ में आ जाता है कि भाई वो हमको डिवाइड कर रहे हैं, वैसे भी हम कहीं मेजॉरिटी में नहीं आ पाएंगे, ऑब्वियसली वी आर 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो हमें ये समझना होगा कि हम उनके मुकाबले के हैं ही नहीं। तो फिर भी धीरे धीरे 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है जिसमें तीनों जो विचारधाराएँ होती हैं वो मिल जाती हैं। 1916 में ही एनी बेसेंट नाम की लड़की जो होती है वो क्या करती है, होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत करती है, जिसमें ये मांग उठती है हम सब इंडियंस की कि हमें अपना राज चाहिए, हमें अपना सिस्टम चाहिए, हमें अपने पावर चाहिए, हमें अपना रूल्स करना है, ठीक है, राइट। तो इसके बाद आती है चैम्सफोर्ड डिक्लेरेशन। चैम्सफोर्ड डिक्लेरेशन ये होती है कि जिसमें वो डिक्लेयर कर देता है कि भाई हम आपको एक सिस्टम देंगे, आपको एक पावर करने का एक तरीके से हम आपको सिस्टमेटिकली आपको धीरे धीरे पावर को हस्तांतरित करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे धीरे धीरे। आप पहले इसको समझिए, पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए। इंडियंस को आता ही नहीं है कैसे हाउ टू रूल, हाउ टू गेट द पीपल्स डिमांड्स फुलफिल। तो इस मुद्दे से वो एक और एक्ट बनाते हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। जिसमें क्या था कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में ये बताया गया था कि हम आपको एक सिस्टम देंगे जिसमें आपको पावर को हस्तांतरित करेंगे। उन्होंने एक सब्जेक्ट बनाया है जिसको कहते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे आपको, प्रोविंस पे आपको पावर देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। आप समझते होंगे कि सेंटर से जो प्रोविंस दो प्रकार के होते हैं, सेंटर और प्रोविंस, राइट। तो सेंटर में जब उन्होंने सेंटर में हमें ना देके हमें कहाँ पे दी, हमें उन्होंने प्रोविंस पे ऑटोनॉमी दी, जिसमें दो सब्जेक्ट थे, जिसमें एक था रिजर्व और एक था ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। जिसमें रिजर्व में था कि गवर्नर जो था ब्रिटिशर्स का था और जो ट्रांसफ़र में था वो इंडियन मिनिस्टर्स काम करते थे, जिसमें
सब्जेक्ट। अब यहाँ पे उनकी एक उन्होंने क्या कहा कि हम आपको सेंटर में नहीं, आपको प्रोविंस में काम करने की इजाज़त देते हैं। पहले आप प्रोविंस का सीखिए, फिर धीरे धीरे आपको सेंटर का भी दे देंगे। प्रोविंस में डायरकी सिस्टम लागू किया गया 1919 से लेकर 1935 तक इन्होंने यही करा। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट्स थे, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व में गवर्नर रूल करता था और ट्रांसफर में इंडियन का कोई भी व्यक्ति। तो इस तरह से जो है बाई कैमरल सिस्टम की शुरुआत हुई सेंटर में, ठीक है। और इस तरह से इसी एक्ट के माध्यम से लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, और उसके अलावा जो प्रोविंस में काम करने वाले जो थे वो कांग्रेस थी, राइट। और सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया गया, सिखों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इन तीनों के लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया। तो सोच रहे हो आप किस तरह से मुस्लिम को इलेक्टोरेट दे के किस तरह से मुस्लिम लीग बन गई, और इनको भी अलग अलग दे दिया, तो अब इनकी भी डिस्पैरिटीज़ हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें ही ब्रिटेन में हाई कमिश्नर जो होता है, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर होता है, जैसे कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर होता है हेल्प करने के लिए सेक्रेटरी। तो इसी के साथ जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में मॉन्टेग्यू जो था सेक्रेटरी था, उसको हेल्प करने के लिए हाई कमिश्नर की पोस्ट बनाई गई इंडिया में, और ब्रिटेन में ये होता था। और इसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो था, मतलब पीएससी का जो एग्ज़ाम होता था वो पहले लंदन में होता था। उसकी मांग उठी कि भाई हमें इंडिया में ही चाहिए। तो इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना ली कमीशन के माध्यम से की सिफारिश पर 1926 में की गई थी। हालांकि अभी 1919 में ही हम पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन की ली कमीशन के कमीशन आया था, जिसकी सिफारिश पे ये जो है वो एग्ज़ाम इंडिया में करवाया गया था, क्योंकि हमें इतने अमीर तो नहीं थे, हम लंदन में जाके एग्ज़ाम देते रहे। 1926 में जाके जो है पीएससी की एग्ज़ाम देने की जो परमिशन इंडिया में मिली थी। और इस तरह से धीरे धीरे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव में 3 इंडियन मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया गया, और धीरे धीरे ये क्या करते लगे 3-2 ऐसे, मतलब जैसे सेंटर में पावर होती है और एक बिल्कुल नीचे जैसे कि विलेज पंचायत होती है, तो इस तरह से इन्होंने डिसेंट्रलाइज पहले तो नीचे से दिया। और इसका अगर हम देखें ना, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इनमें क्या उनकी चाल थी। तो जैसे कि ट्रांसफर सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे काम होते हैं, राइट। तो इरिगेशन का काम इन्होंने सब अपने अंडर में रखा, जिसकी वजह से इंडियंस को ये बताया जा सके इनके द्वारा कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, एग्रीकल्चर आपको संभालने नहीं आ रहा, तो आप क्या ही सेंटर में पावर कर सकोगे। तो उनको ये ऐसे नीचा दिखा। वो अगर देखो एग्रीकल्चर वो कर लेंगे आराम से, उनका हो जाएगा। इरिगेशन सब्जेक्ट उनके पास नहीं होगा, तो वो इरिगेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, तो एग्रीकल्चर खाक होगा, नहीं होगा। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो थी वो उनके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास। तो उनकी ये चाल थी कि हाउ दे कैन डिमोटिवेट द इंडियन पीपल्स, they are not able to do the power, they have no power to do something kind of in the power, they are just unable to do something, कि वो एबल ही नहीं है पावर को संभालने के लिए। तो बोल रहे हैं हमें सेंटर की पावर दो, सेंटर की पावर दो। हाउ यू कैन दे ऑलवेज यूज टू डू इंडियंस रॉन्ग, कि वो रॉन्ग ही हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है। वो पहले अपना प्रोविंशियल जो पावर दी गई उसको अच्छे से कर ले, उनको तो आ ही नहीं रहा। तो इसमें भी वो बहुत ये धीरे धीरे करके बहुत लेट बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी थी। इसके बाद हम देखते हैं आगे, हम चलते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1919 में जैसे हम एक्ट देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे वो हमको दे दिए गए थे। और इसी में एक ये प्रोविजंस था कि हर 10 साल में हम एक कमीशन भेजेंगे जो हर एक एक्ट की समीक्षा करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि
इसने बोला थी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है वो इंडियन को मिलेगा, मतलब कि एग्रीकल्चर अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसमें ये उन्होंने की ये चाल थी कि हम हर 10 सालों में, इस एक्ट के बाद हम हर 10 सालों में आपके लिए क्या भेजेंगे, एक कमीशन भेजेंगे जिसमें वो ये समीक्षा करेगा कि ये एक्ट के में जो प्रोविजंस हैं जो हमने इनको दिए हैं, इनको जो सीट्स दी हैं, क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक सिस्टम को चेक करने के लिए इन्होंने कमीशन के गठन करने की शुरुआत करी। तो इनके अकॉर्डिंग जो है 1929 में इनको ब्रिटेन में इलेक्शंस होने थे, और इलेक्शन जब होते हैं तब उनको हर एक काम करना होता है। फॉर एग्जांपल आज भी हम देखें तो इंडिया में बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो क्यों काम कर रहे हैं, उनको इलेक्शन में जीतना है भाई, कुछ तो उनको लाना है, सीट्स लानी है, अच्छे से लानी है, लोगों को पसंद करना है। तो जैसे ही इलेक्शन आने वाले होते हैं वैसे ही वो उनके काम को वो बहुत शिद्दत से करते हैं। तो अच्छी बात है कि इलेक्शंस होने चाहिए सो दैट कि पीपल्स कैन अवेयर ऑफ इट। सो ब्रिटेन में इलेक्शंस होने थे। ब्रिटेन बहुत ज़्यादा महान उस हस्तियों में था उस समय 1900 के दशक में। तो ब्रिटेन में इलेक्शंस होने थे। तो उस साल तो नहीं आ सकता था क्योंकि इलेक्शन के टाइम में बहुत लोग बिजी होते हैं। तो उस समय कमीशन जो भेजते तो कैसे होता ही नहीं। 1920 इन्होंने इसीलिए 1927 में ही पहले ही 2 साल पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, कमीशन को भेज दिया इंडिया में। इस कमीशन में क्या था, 1928 में साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। तो इस कमीशन का जो सर था, जो भी लॉर्ड था उसका नाम था साइमन। तो इसीलिए इस सर साइमन कमीशन के नाम से इनको इंडिया में भेजा गया। इसमें 7 लोग थे, ठीक। वाइट कमीशन में 7 मेंबर्स थे और इसको श्वेत पत्र कह सकते हैं, जो कि बॉम्बे में आया तो लोगों ने विरोध किया इसका। क्यों? क्योंकि जो साइमन कमीशन था वो समीक्षा किसकी करने आया था, 1919 एक्ट की करने आया था, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी इंडियंस की कि कैसे काम कर रहे हैं ये वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली ये जो 7 मेंबर थे वो सारे ब्रिटेन के थे, वहाँ के लोग थे, और इंडियंस की ये डिमांड थी कि भाई वो यहाँ पे रहते नहीं, वो यहाँ पे देखा नहीं, उन्होंने कुछ देखा नहीं कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमने काम किया या नहीं किया। हमारे लोग ही डिसाइड करेंगे कि हम काम करा है या नहीं करा है, राइट। तो ये जो कमीशन जो भेज रहे हैं वो बिन सिर पैर की बातें हैं, राइट। तो ये 7 मेंबर हमें क्या बताएंगे कि हमें काम किया है नहीं किया ऐसा। तो एक ये आया तो लोगों ने इनको कहा कि भाई जाओ यहाँ से, आप होते कौन हो हमें ये डिसाइड कराने वाले। तब तक जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो हमारा बहुत पीक पे चला गया था, क्योंकि हम तीनों ही मिल चुके थे, मुस्लिम लीग, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स, ये सभी अब ऑटोनॉमी में काम कर रहे थे, राइट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में, और सक्सेसफुल नहीं थे क्योंकि इनको जो संसाधन थे वो अच्छे से नहीं मिल पा रहे थे। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में और रिजर्व सब्जेक्ट में दोनों में बहुत डिफरेंसेस थे। तो उसी समय ये क्या हुआ था कि इसमें बहुत सारे कांड हो रखे थे जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और इसी का लोगों को बहुत गुस्सा आया। इन्होंने क्या किया कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, राइट, इनसे अलग हो जाती हैं। इसके अलावा इस तरह से जो है साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए हम अब क्या होता है कि कोई कमीशन आया और जब सरकार को पता चलता है, ब्रिटिश सरकार को, तो उनको इस पर ध्यान देना होता है। अगर वो नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली लोगों का गुस्सा उन पर और बढ़ेगा। तो इनकी समीक्षा करने के लिए क्या हुआ कि उस समय जो ब्रिटेन के जो वो थे, क्या कहते हैं, ब्रिटेन के जो राजा थे, सेक्रेटरी थे, 1928 में बर्किनहेड जो थे वो उनके लॉर्ड थे, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको इतनी बुरा लगा है, इसमें कमीशन में इतना सही नई चीज़ें हैं, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो आप यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करिए। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको लंदन में बुलाया गया। तो हमारे इंडियन विधायक बहुत खुश हो गए कि भाई हमें लंदन जाने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करो, एक पत्र लिखो, पत्र में आप अपनी जो भी मांगे हैं, आपकी जो भी कुछ भी मांगे हैं, ठीक है, हमारी सरकार के द्वारा हम सबको पूरा करने में सक्षम हैं।
तो क्या करते हैं, बर्कन हेड लंदन में बुलाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, हर एक साल में एक एक होती है, जिसमें ये समीक्षा करना था कि व्हाट इंडियन पीपल वांट्स एक्चुअली, तो क्या इंडियंस को क्या चाहिए, क्या डिमांड है उनकी, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि उन्होंने जो मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट होती है ना, नेहरू रिपोर्ट, आपको पता ही होगा नेहरू रिपोर्ट क्या होती है, जिसमें इनका एक सेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें तीनों दल होते हैं और तीनों दलों की सहमति से ये फंडामेंटल राइट्स बनते हैं, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें लोगों की पूरी डिमांड्स होती हैं, इंडियंस की डिमांड होती है कि हमें ये ऐसा चाहिए, हमें देश ऐसा चाहिए, हमारे देश में ये चाहिए, रूल्स चाहिए, एक प्रॉपर हमें ये चाहिए, राइट। तो इस तरह से जो है वो आपसी सहमति से इनकी एक रिपोर्ट बनती है, जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और यही जो साइमन रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए कुछ पार्टियों को आमंत्रित किया गया, तो साइमन कमीशन से सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे बहुत दंगे हो रहे थे, बहुत लड़ाइयाँ हो रखी थी। तो इस तरह से उन्होंने इसकी वो करने के लिए, एक बराबर करने के लिए यहाँ पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें तीन बार ये कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो कांग्रेस थी उन्होंने भाग लिया या नहीं लिया, इसका हम बाद में विवेचन करेंगे। तो अब आती है हमारी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो ये जो एक्ट जो था वो ना हमारा शुरू होता है, इसकी जो नींव है 1937। कहते हैं ये हाफ ऑफ द जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी में से निकला हुआ है, 1937 के एक्ट में से। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट में जो जो प्रोविजंस हमारे दिए गए हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस वी मॉडिफाइड हियर फ्रॉम हियर एंड एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो है 1935 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हमारे आधा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स प्रोविजंस इसमें से ही निकले हुए हैं। तो इसमें बहुत सारी बताया गया कि आपका एक इंडियन फेडरेशन का प्रावधान ये दिया गया। तो पर प्रिंसली स्टेट ने इस फेडरेशन में मिलने से ही मना कर दिया, तो हम नहीं इसमें रहेंगे। और ऑब्वियसली जो 60% जो ब्रिटिश प्रोविंस था वो कह रहा था कि भाई हमें प्रिंसली स्टेट को भी एडिट कर लेना चाहिए अपने में, पर प्रिंसली स्टेट मानी ही नहीं, तो इसलिए ये अस्तित्व में ही नहीं आए ऑल इंडियन फेडरेशन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविजन। तो इन्होंने क्या किया, पहले जो प्रोविंस में ही हमें पावर मिली गई थी, अब जो है वो सेंटर में भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करा। इन्होंने कहा कि 3 प्रकार के लिस्ट बनाते हैं, जिसमें 59 सब्जेक्ट्स फेडरल लिस्ट के होंगे, प्रोविंस के होंगे और फिर कॉन्करेंट के होंगे, जिसमें दोनों के सब्जेक्ट्स आएंगे, राइट। तो देख रहे हो किस तरह से ये पावर को हस्तांतरित कर रहे हैं, राइट। तो अब आगे आती है रेजिडियल पावर्स। गवर्नर जनरल के मेन हित वेस्टेड है। तो रेजिडियल पावर्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, जो कि हर किसी को नहीं होते, जैसे कि हर एक मिनिस्टर को हर वो पावर नहीं होती जो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो रेजिडियल पावर कुछ इस तरह से होती है, जो कि सिर्फ गवर्नर जनरल के पास थी उस टाइम पे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की स्थापना की गई, जिसमें ट्रांसफर और रिजर्व सेक्टर भी हम इंडियंस को मिल गए। ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी, जिसमें हमें 1919 में हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी, जिसमें सिर्फ हमें ट्रांसफर सब्जेक्ट मिला था। बट अब हमें पूरी तरीके से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल चुकी है, जिसमें ट्रांसफर भी है और रिजर्व भी है। अबॉलिश ऑफ डायरकी सिस्टम ऑफ प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस इन द सेंटर। अब क्या था कि जो धीरे धीरे हमें प्रोविंस की जो डायरकी थी इंट्रोड्यूस, मतलब कि जो प्रोविंस में जो सिस्टम था पावर का, वो पूरी तरीके से हमें मिल चुका था। इसमें ये प्रोविजंस दिया गया और सेंटर में पूरी अभी भी उनकी ही छत्र छाया है। अब बाइकैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली
किसमें, प्रोविंस में। इसमें प्रोविंस में ही निकाला गया, प्रोविंस को ही हमें मॉडिफाई करना है। फेडरल पब्लिक सिस्टम कमीशन और फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। स्थापना तो पहले ही हो गई थी ना, अब ये शिफ्ट करेगा। कलकत्ता अब बहुत बड़ी हो गई थी इंडियन गवर्नमेंट, तो दिल्ली में इन्होंने क्या किया, अपने सुप्रीम कोर्ट को किया, राइट। इसके बाद वर्मा को अलग कर दिया 1937 में। ऑब्वियसली इन्होंने हमें पावर तो दी, उसके साथ हमारे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने आगे तक लेके गए ये। इसके बाद 1937 में वर्मा को सेपरेट किया गया इंडिया से, और फिर 1935 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, जिसमें 8 जो सीटें थी वो कांग्रेस की थी, और 3 जो थी वो अदर्स की थी। ऑब्वियसली यहाँ पे 1935 में जो ये एक्ट आया था, ये लागू तो नहीं हुआ था, बस प्रोविजंस ही थे। उस टाइम में क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, और ये इंडियंस को मंजूर नहीं था कि वर्ल्ड वार में हमारी इंडियन आर्मी जाए। और जिसमें जब ये इलेक्शंस हुए थे हमारे, जिसमें 8 जगहों से कांग्रेस जीती थी, तो ये इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया। ऑब्वियसली इंडिया में काम करने के लिए इंडियंस को ही दिया गया था। अब इंडियंस ही इसको रिज़ाइन कर देंगे तो कैसे इंडिया की जो गवर्नमेंट्स वो कैसे चलेगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि 1939 में इन्होंने इंडियन से कहा कि हमें इंडियन आर्मी को लेना है, हमें इंडियन आर्मी को युद्ध में लड़वाना है सेकेंड वर्ल्ड वार की। ऑब्वियसली हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है, उनकी खुद की लड़ाई थी वर्ल्ड वार में, फिर भी हमें यहाँ पे छोड़ा नहीं।